दोस्तों स्वागत है आपका हमारा ऑनलाइन स्टडी चैनल द सीक्रेट मेथ पर। और हमने पिछली क्लास में किया था व्युत्क्रम मावियों का हमने सूत्र देखा था। सूत्र के साथ एडजॉइंट ऑफ ए देखा था, एडजॉइंट ऑफ किस प्रकार निकलता है वो देखा था। उसके बाद उसका ए ट्रांसपोर्ट एफ.आई.जे का ए ट्रांसपोर्ट लेकर हमने एडजॉइंट ऑफ ए किया था। तो आज हम उसके कुछ और गुणधर्म व उसको और सूत्र लिखेंगे जो महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में साबित हो सकते हैं और आगे आपके प्रश्नों में काम आ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो आपको पहला तथ्य होगा वो होगा कि यदि आप ए इनवर्स ऑफ ए को गुणा कराते हो या ए ऑफ ए इनवर्स को गुणा कराते हो तो जो दोनों का मान होगा वो इकाई मैट्रिक्स आएगा। किस प्रकार? मान लीजिए आपके पास कोई ए आव्यूह है और उसी का आपके पास इनवर्स आव्यूह है। अगर आप दोनों को गुणा करा देंगे तो आपके पास इकाई मैट्रिक्स बनेगी। जिस प्रकार के वो आव्यूह हैं, मान लीजिए 2/2 की, दोनों ही 2/2 के हैं तो 2/2 की इकाई मैट्रिक्स बनेगी। अगर 3/3 के तो 3/3 की इकाई मैट्रिक्स बनेगी। चाहे आप इन्वर्स को ऐसे गुणा करें चाहे ए को इन्वर्स से गुणा करें तो दोनों ही बात एक है, ए इन्वर्स और ए इन्वर्स ए। तो अगर आप दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो इसकी मैट्रिक्स निकलेगी, वो इकाई मैट्रिक्स होगी। सेकंड पर बात करते हैं। सेकंड कुछ इस प्रकार है कि ए बी का जो संयुक्त इन्वर्स होगा वो इस प्रकार होगा, बी इन्वर्स ऑफ माइनस ऑफ ए इन्वर्स। यानी अगर आपको ए बी का इन्वर्स लेना है, ए बी का इन्वर्स लेना है तो आप पहले बी इन्वर्स लीजिए, उसके बाद ए इन्वर्स लीजिए। ऐसा गलत हो सकता है आपके लिए, जिस प्रकार ये आप कर सकते हैं सामान्य तरीके से। ये आपका गलत होगा, ये नॉट इक्वल टू होगा, सही होगा लेकिन नॉट इक्वल टू होगा। और ये आपके सही है तो ये आपके द्वितीय। और थर्ड जो लास्ट है यानी एडजॉइंट ऑफ ए बी। आपको पता है एडजॉइंट क्या होता है, यानी एफ.आई.जे का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसे कहते हैं आप एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए आव्यूह आपके लिए कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार हम इसे करेंगे तो ये हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ बी डैश एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने लिखे ये कुछ तीन जो आपस में हमें पता है कि एडजॉइंट एफ क्या है, बी क्या है, तो हमने आपस में एडजॉइंट ऑफ ए बी का गुणा करेंगे हम। तो पहले एडजॉइंट ऑफ बी को लेंगे, उसके बाद ए को लेंगे। तो हमारे ये तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद फोर्थ है किस प्रकार, चाहे आप ए इनवर्स का ट्रांसपोर्ट लीजिए या ए इनवर्स या ए ट्रांसपोर्ट का ए का ट्रांसपोर्ट लेकर इनवर्स लीजिए, दोनों आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए आपके पास ए आव्यूह है, ए आव्यूह कोई भी हो सकता है, 2/2 3/3, क्योंकि 2/2 वर्ग आव्यूह के इनवर्स आव्यूह बनते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 2/2 या 3/3 का कोई इकाई आव्यूह है तो उसका आपने इनवर्स बनाया, तो अगर आप उसका ट्रांसपोर्ट लेंगे तो उसके उस आव्यूह के ट्रांसपोर्ट के इनवर्स के बराबर होगा। यानी ए इनवर्स ट्रांसपोर्ट और ए ट्रांसपोर्ट ऑफ इनवर्स दोनों समान होंगे। यह आपका चौथा तथ्य। वो जो आपको पांचवा तथ्य है वो खुद सूत्र ए इनवर्स का, यानी ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए और सारणिक ऑफ ए। इसे कहते हैं ए इनवर्स का सूत्र। आपको पता है यहाँ पर लिखा गया है कि एडजॉइंट ऑफ क्या है, एफ.आई.जे का ट्रांसपोर्ट। तो ये आपके चार महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद आपको 5.2 से संबंधित कुछ और तथ्य लिखाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। होपली आपने उतार लिया हुई है। तो पहले सारणिक का अनुप्रयोग, इसे में ही आपके सारणी का अनुप्रयोग इस प्रकार है। मान लीजिए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, अगर उसका मान निकालेंगे तो उसको सारणी में कन्वर्ट करेंगे तभी उसका मान निकल पाएगा। तो पहला इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार, हम आपको बिंदु दिए गए x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये आपको तीन बिंदु दिए गए और उसके सापेक्ष आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा डेल, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को आप डेल से लिखें, डेल इज इक्वल टू 1/2 सारणिक
x1 y1 x1 x2 x3 और y1 y2 y3। इसी प्रकार जो तीसरा स्तंभ होगा वो एक एक होगा। ये आपके लिए एक जो तीन बिंदु आपको दिए गए हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, इनके जो सारणिक ऑफ ए कह सकते हैं, या त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा डेल इज इक्वल टू 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो ये आपके तीन इसके हो गए, ये आपको हो गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक उदाहरण लेकर करते हैं एग्जाम्पल मान लीजिए आपके लिए है -4 3 2 3 और 2 -3। आपको पता है जो आपको क्रम दिया गया उसी में आप वेरी करें, यानी x1 x2 और x3, इसी प्रकार y1 y2 y3। ये हमने क्रम को डिनोट कर लिया। क्रम को डिनोट करने के बाद हम सीधा डेल लिखे, आप इनको सारणी में जमा लें। सारणी में जमाएंगे -4 2 2, इसी प्रकार 3 3 3 3 -3 और 1 1 1। अब आप इस सारणी में से 3 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। इसमें से आप 3 कॉमन लेंगे, इसमें से 2, यहाँ बचेगा 2 और -2 1 1 1 1 -1 और 1 1 1। ठीक है दोस्तों, अब आपने इन दोनों को यहाँ से यहाँ काट देंगे 3 और इसका प्रसार कर लेंगे, क्योंकि अब सारणी छोटी हो चुकी है। हमने आपको पहले कहा था कि जितने आप सारणी को छोटे करेंगे उतना ही चाप का आंसर निकलेगा, उस इतना चाप प्रसार कर पाएंगे। -2 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और -1 को 1 से करेंगे -1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह होता है तो 1 हो जाएगा। माइनस का नेगेटिव चिन्ह, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस होता है तो चिन्ह वेरी कर रहे हैं यहाँ पर -1। तो हम यहाँ पर इस पंक्ति को छोड़ देंगे, इस स्तंभ को छोड़ देंगे, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और 1 को 1 से करेंगे -1। इसी प्रकार +1, यहाँ पर जो लास्ट चिन्ह था वो +1 था, तो हमने लिखा 1, इसको इससे गुणा करें -1। तो हमने सारणी को यहाँ पर लिख लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद इसको गुणा करा लेते हैं, 3 को बाहर रखें आप, इस 2 को यहाँ पर 1 है, इस 2 को -2 से कराएंगे, इस 2 को 2 से कराएंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 × -2। इसे आप और आगे बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा 3 -4 और -2, सब गुणा करा लेंगे। 3 और माइनस का चाहिए यानी माइनस का 18 वर्ग इकाई, यहाँ पर लिखे इकाई जरूर लिखा, वर्ग इकाई। तो हमने किया एक सरल सा क्वेश्चन, हमने त्रिभुज का एग्जाम्पल लेकर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त किया। तो ये था पहली हेडिंग सारणी का अनुप्रयोग की। अब हम करेंगे द्वितीय। और यदि तीनों बिंदु सररेख हो तो ये कंडीशन नंबर 2 है, या सेकंड अनुप्रयोग। यदि आपको तीनों ही बिंदु सररेख दिए गए, यानी एक ही रेखा पर, रेखा कैसी भी हो सकती है, सीधी हो, टेढ़ी हो, यहाँ पर 1 2 3 तीनों बिंदु जो अभी तक आपको दिए गए थे पिछला, वो एक त्रिभुज पर निरूपित है। तीनों बिंदु शीर्ष पर कहीं पर भी थे लेकिन त्रिभुज पर थे, लेकिन अब यहाँ पर एक रेखा पर है जो आपको सामने दिखी गई है। सामने रेखा पर बिंदु कहीं पर भी हो सकते हैं, कोई डिस्टेंस नहीं, इस प्रकार है बिंदु। तो हम आपको बिंदु की अब नई कंडीशन निकालेंगे, यानी जो आपके सामान्य रूप से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो 1/2। आप बिंदु लिख लेंगे यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3, 3 बिंदु लिख दिए हमने। आप इसे A B C माना कि ABC सररेख है, तो कंडीशन अभी हम पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ही चलेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि कंडीशन किस प्रकार, या सूत्र हम याद नहीं कर रहे, क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हम कर रहे हैं कि यहाँ पर अब आप मान लीजिए ये एक रेखा है, इस रेखा से कोई त्रिभुज नहीं बनेगा, यानी क्षेत्रफल नहीं बनेगा, तो डेल हो जाएगा यहाँ पर 0। तो डेल 0 हो गया, यानी 0 = 1/2 ये x1 x2 x3 y1 y2 y3।
इसी प्रकार ये लास्ट स्तंभ, ये सभी में समान रहेगा ये स्तंभ, यानी तीसरी स्तंभ जो होगा वो इकाई या एक एक होगा। अब आप इस दो को इधर गुणा करा देंगे, ये हो जाएगा 0, और जो आपके लिए सर्रे की कंडीशन होगी वो होगी x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। यानी अगर कोई बिंदु सर्रेख है तो ये आपके लिए नोट, या यही इंपॉर्टेंट आपके लिए। मान लीजिए आपके लिए कोई 3 बिंदु सर्रेख है तो कंडीशन आपको ये लगानी है, यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 इज इक्वल टू 0 होगा। इसमें आपको कुछ भी मान दिया गया, मान लीजिए आपको x की भी वैल्यू फाउंड करनी पड़ सकती है, तो हम ये अगले एग्जाम्पल में देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये था इसका द्वितीय अनुप्रयोग। तो एक एग्जाम्पल उतारते हैं, आप इसे याद रखें। आपको 3 बिंदु दिए गए हैं, ए 3 2 बी यहाँ पर -2 है 5 2 और सी 8 8। तो आप इसमें आपको बतानी है कि क्या ये सर्रेख है। तो क्वेश्चन हो गया हमारे लिए 3 बिंदु और बताने सर्रेख। तो सर्रेख की कंडीशन हम यहाँ पर लगाएं, इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी आपका उत्तर जो है वो 0 आना चाहिए। तो देखते हैं, पहले तीनों ही बिंदुओं को पहले मान रख देते हैं यहाँ पर। ये तो तृतीय स्तंभ का 1 1 1 3 5 8, इसी प्रकार -2 2 एंड 8 हमने लिख दिया मान। अब इसका सीधा प्रसार करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी अगर हम इसे घटाने जाएंगे, संख्या लगानी पड़ सकती है। तो ये हमने ये हमारा था सूत्र, और अब हम करेंगे इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल, ताकि और आपको समझ में आए कि सर्रेख किस प्रकार होता है। तो ये मान लो हो गया LHS, यानी वो RHS तो मिलाना है, जाएगा 3 2 8। इस प्रकार हमने 3 को लिया, पॉजिटिव लिया, 2 को 1 से गुणा करें, पॉजिटिव 2, यहाँ पर बीच में सूत्र का माइनस और 1, यानी 2 - 8। माइनस यहाँ पर होता है ऑलरेडी, यहाँ पर 2 का और माइनस है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये 2 के स्तंभ को छोड़ दीजिए, 2 की इस पंक्ति को छोड़ दें। इसके बाद 5 को 1 से कराएं 5, बीच में माइनस, 8 को 1 से कराएं 8 +1। अब क्या करेंगे, थर्ड, यानी आपके पास 1 है यहाँ पर, 8 को 5 से कराएंगे 40, 2 को 16 से कराएंगे, 2 को 8 से कराएंगे 16। ठीक है दोस्तों, अभी तक यहाँ सब आ चुके हैं। 3 2 में से माइनस की संख्या ज़्यादा बड़ी है तो माइनस का 6 +2 इंटू यहाँ पर माइनस का 3 पॉजिटिव संख्या, यहाँ पर हेवी संख्या थी नेगेटिव की, +40 -16। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हो गए 18 माइनस के -60 -6 और -16 +40। सही जा रहा है हमारा आंसर। ये देंगे 24 + 16 40, माइनस का 40 प्लस के 40, इन दोनों को आप घटाएंगे 0 आंसर। यानी इस तीनों बिंदु से ये सिद्ध होता है कि जो तीनों बिंदु में सर्रेख है, यानी एक ही रेखा पर स्थित है, यानी इसका जो डेल निकलेगा वो 0 निकलेगा, और अगर कोई 3 बिंदु का डेल 0 होंगे यानी वो सर्रेख होंगे। तो ये था हमारा सेकंड अनुप्रयोग। और हम रैखिक समीकरण के हल प्राप्त करेंगे। प्रत्येक थ्योरी के बाद हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं ताकि आपको सही से समझ में आए। रैखिक समीकरण निकाय का हल। यहाँ आपके लिए रैखिक समीकरण आपको पता है, रैखिक समीकरण x, y और z ये तीनों रैखिक समीकरण है। तो आप इसमें थर्ड क्वाड्रेंट z भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट जो दिया गया है वे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के निकाय का हल। ये सभी सारणिक अनुप्रयोग से दिए गए, यानी 2 चरों वाले रैखिक 2 चरों वाले रैखिक समीकरण निकाय का हल। ये हमारे निकाय जो चरों के
समीकरण का हल है उसका फर्स्ट हेडिंग। अब इसमें से हमें सारणिक अनुप्रयोग से हम इस प्रकार फिर सारणिक अनुप्रयोग से x व y के मान ज्ञात करेंगे। तो दो चरों वाली यानी x b1 y1 और c1, ये आपके लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 2 इसी प्रकार की यानी a2 x b2 y प्लस c2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू फाउंड करनी है। किस प्रकार? सारणिक अनुप्रयोग से कर रहे हैं हम। ये पहले तो आपको बता रहे हैं वो सारणिक अनुप्रयोग है। ये लिख लेगा आप सारणिक से दो चरों वाले रैखिक समीकरण निकालेगा हल। तो पहला यहाँ पर डेल निकाले आप, अलग अलग प्रकार होंगे आपके लिए, डेल, डेल 1 और डेल 2, तीनों अलग लिख लेंगे। सबसे पहले डेल 1, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, a1 ये x और y के कंपोनेंट लेने हैं पूरे, यहाँ पर c नहीं लेना है। ये हो जाएगा a1 a2 b1 b2, ये आपके लिए डेल्टा का कंपोनेंट हो चुका है। अब आप जब आप डेल 1 लेवे तो डेल 1 होता है x के लिए, तो आप x को छोड़ देवे और ये ले लेवे यानी b1 b2 c1 c2। ठीक है दोस्तों, ये डेल 1 हो चुका है। डेल 1 डेल 2 के क्या लेवा आप, यहाँ पर y को छोड़ देवे और ये ले लेवे a1 a2 c1 c2, ये ले लिया आपने। यानी आपके लिए डेल निकल चुका, डेल 1 निकल चुका, डेल 2 भी निकल चुका। अब आपको x व y की वैल्यू बतानी है आपको। तो जो x होगा वो होगा डेल 1 बटा डेल, और y जो होगा वो होगा डेल 2 डेल। ये आपके मान है x व y के, इस प्रकार मान निकलेंगे आपके लिए। जो डेल 1 डेल 2 डेल 3 के मान होंगे, डेल 1 डेल 2 के सभी संख्यात्मक मान होंगे। तो ये थी आपके दो चरों वाली रैखिक समीकरण निकाय का हल सारणिक से किस प्रकार निकलेगा। अब यहाँ से भी इन्हें खोलकर बता सकते हैं कि क्या मान निकलेगा। और अब हम तीन चरों वाली करेंगे, इसके आप स्पेशल कंडीशन निकले हुए यहाँ पर, पहले इसको मिटा देते हैं उसके बाद नई कंडीशन लगाएंगे आपको। हम देखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण में किस प्रकार की कंडीशन है। एक ये है, पहले आपको सभी लिखा दें उसके बाद समझा देंगे। फर्स्ट, सेकंड, मेरे को थर्ड। ये आपको तीन अलग अलग बताए गए रूप। तो जब ये होगा यानी अगर आपको x1 ये समीकरण दी गई है आपको, मान लीजिए ये समीकरण है, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। तो मान लीजिए अगर a1 a2 बटा b1 b2 बटा अगर समान ना हो यानी नॉट इक्वल टू हो, तो जो रेखा के समीकरण के हल होंगे वो हल अद्वितीय होंगे। हल जो होंगे अद्वितीय होंगे। ठीक है दोस्तों, संगत होंगे तो संगत व स्वतंत्र होंगे। अब बात को ध्यान से सुने। मान लीजिए a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, तो क्या होंगे, हल अद्वितीय होंगे यानी काफ़ी सारे होंगे, यानी दो होंगे। और जो स्वतंत्र होंगे, संगत व स्वतंत्र होंगे, जो सेकंड कंडीशन है आपके लिए। अब ऐसा होगा तो निकाय का जो हल होगा, निकाय का हल संभव ही नहीं होगा। यानी इस प्रकार की कंडीशन है होने पर अब ये बात रखें कि निकाय का हल संगत नहीं होगा या निकाय असंगत होगा। आप इसे कह सकते हैं कि या निकाय का हल संभव नहीं और निकाय असंगत, ये दोनों बातें आप याद रखें। थर्ड तो आपको बताए गए, तो निकाय के हल जो होंगे वो अनंत होंगे, फर्स्ट। और सेकंड है संगत होंगे, लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र आ चुके हैं। तो यहाँ इनके तो
हल संभव ही नहीं है तो असंगत हुए, और यहाँ पर इनके हल संभव थे तो अनंत है इनके हल, इनका अद्वितीय है, इनके हल संगत होंगे और अस्वतंत्र होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र पहले आ चुके हैं। तो ये थी हमारी तीनों कंडीशन, इन्हें आप उतार ले। तो दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आपको सारणी के प्रयोग से, यानी सारणी के जो हमने पिछले मर्तबा कराया था, सारणी के प्रयोग से एक्स और वाई के मान हम आपको बताने हैं। आपको इस क्वेश्चन को सारणी की सहायता से करना है, यानी आपको इसमें यहाँ पर डेल 1 और डेल 2 ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद एक्स वे आप वाई के मान निकाल सकते हैं। हमने आपको प्रत्येक टॉपिक के बाद क्वेश्चन कराया ताकि आप कभी भी आप टॉपिक के बाद एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको हमेशा टॉपिक याद रहता है। थ्योरी याद रखनी जरूरी नहीं, डेल याद रखें आप। डेल क्या होगा, ये यानी सिर्फ ये A2 डेल क्या होता है आपके लिए, A1 B1 A2 B2, ये क्या होगा आपके लिए यहाँ पर 2 -3 2 -3, इसका प्रसार कर लेते हैं हम। तो डेल क्या हो जाएगा 6 2 6 माइनस 2 6, इसी प्रकार तो ये हो जाएगा 12, यानी डेल का मान हमारे क्या निकला 12। डेल हमने निकाल लिया 12। अब डेल 1 ज्ञात करेंगे। डेल 1 क्या होगा x पर, यानी डेल 1 होता है x पर, तो जो x होंगे उनके कंपोनेंट छोड़ देंगे और बाकी सभी लिख लेंगे, यानी 3 3 3 और 9। अब इनका कर लेते हैं विस्तार, 27 -9 ये हो जाएगा, और ये हो गया -36 -36, ये था डेल 1 का मान। माफ कीजिएगा -36, और अब लिख देगा डेल 2। यहाँ पर डेल 2 में आपको x को y को छोड़ देना है, यानी y हटा देंगे 2 2 3 9 लिख लिया आपने। उसके बाद दो नाम 18 -6 12, अगेन डेल 2 का मान भी 12 ही निकला, तो हमारे लिए डेल 2 हो गया 12। तो तीनों हमने डेल 1 डेल 2 और डेल के मान बहुत ही सावधानी पूर्वक निकाले। अब हम इनके मान ज्ञात कर लेते हैं कि एक्स व वाई के मान क्या होंगे। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ याद करते हैं। आप अभ्यास के दौरान क्वेश्चन को बिल्कुल धीमे स्पीड से करें। तो एक्स क्या होगा आपके लिए डेल 1 बटा डेल, वाई आपके लिए इसी प्रकार डेल 2 बटा डेल। ठीक है दोस्तों, आपने ये लिख लिया। अब आप लिखे डेल 1 का मान -36 बाई 12, यहाँ पर होगा वाई 12/12। ठीक है दोस्तों, अब आप इसे काट लेंगे। 12 कम 12 12 36 और 12 कम 12 12 कम 12, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकलेगी -3 और y की वैल्यू 1। तो ये गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, या इससे पिछले टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन, यानी x का मान हमारा निकला -3, y का मान 1। इस क्वेश्चन में आपके लिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप डेल 1 और डेल 2 ज्ञात कर लेंगे और डेल ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद आपको सभी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आप भाग देने पर एक संपूर्ण संख्या या जो संख्या है वो ऐसा हो कि माइनस प्राकृत संख्या हो, यानी 1 2 3 4 5, या आर में हो वो 1/2 3/5, या इस प्रकार की संख्या हो सकती है। तो आप घबराए ना। या मान लीजिए आपके पास आपको डेल का भाग देना है, इस डेल का, और डेल की संख्या कुछ इस प्रकार आएगी उसका भाग लगे ही नहीं। मान लीजिए यहाँ पर 11 आ जाता, तो 11 का भाग दोनों में नहीं लगता, तो आपको घबराना नहीं है। आपकी प्रोसेस बिल्कुल सही है, आपका आंसर भी बिल्कुल सही होगा। तो ये था डेल 1 और डेल 2, इसके मान निकालने पर हमने पाया एक्स और वाई के मान। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार हमने पढ़ा रहे हैं आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब करें।